अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ कहीं भी हों खुश रहें, सेफ रहें। फ्रेंड्स, अगर आप लोग हर रोज़ एक नई दिल दहिला देने वाली हॉरर स्टोरी सुनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप लोग भी अपनी कोई हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल पर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। किरण मेरी कोलीग थी। हम दोनों एक ही ऑफिस में जॉब किया करते थे। मैं उसे बहुत पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे पेरेंट्स इस रिश्ते के हक में नहीं थे। तो मैंने किरण से कोर्ट मैरिज कर ली। लेकिन जब मैं उसको लेकर अपने घर आया तो मेरे पेरेंट्स ने हम दोनों को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया और हम दोनों को घर से निकाल दिया। मैं किरण को लेकर एक किराए के फ्लैट में रहने लगा। किरण को सी साइड देखने का बहुत शौक था, तो एक बार समर वेकेशंस में मैंने प्लान किया कि किरण को कराची सी साइड दिखाने के लिए ले जाऊंगा। हम लोग ट्रेन के ज़रिए कराची पहुंचे। जब हम कराची पहुंचे तो रात के 9 बज चुके थे। और एक सबसे बड़ी गलती जो मैंने की थी वो ये थी कि घर से निकलते हुए मैंने पहले से किसी होटल में रूम बुक नहीं करवाया था। और जब हम कराची पहुंचे तो हमें किसी भी होटल में कोई रूम नहीं मिल रहा था। हम रिक्शा में बैठकर एक के बाद एक होटल में जा रहे थे, लेकिन हमें कहीं भी कोई रूम नहीं मिल रहा था। और इस तरह से करते करते 11 बज चुके थे। हम जिस रिक्शा में थे उसके ड्राइवर एक अंकल थे जो काफ़ी एजिड थे। उन्होंने जब हमें परेशान देखा कि हम एक के बाद एक होटल में जा रहे हैं, हमें कोई रूम नहीं मिल रहा, तो उन्होंने हमें ऑफ़र की कि बेटा आज तुम लोग मेरे साथ मेरे घर चलो। इस टाइम तुम्हें किसी भी होटल में रूम मिलना बहुत मुश्किल है, तो कल सुबह होते ही तुम किसी अच्छे से होटल में जाकर अपना रूम बुक करवा लेना। मैंने कुछ देर के लिए सोचा, फिर मैंने किरण से कहा एक रात की ही तो बात है, आज हम इन अंकल के साथ इनके घर चले जाते हैं और कल सुबह ही मैं किसी अच्छे होटल में रूम बुक करवा लूँगा। किरण भी मान गई और हम उन अंकल के साथ उनके घर चले गए। जब हम उनके घर गए तो अंकल ने हमारे लिए एक रूम ओपन किया और हमें रेस्ट करने के लिए कहा। मैं रूम में जाते फ़ौरन ही फ्रेश होने के लिए चला गया और किरण आराम करने लगी। जब मैं फ्रेश होकर वापस आया तो मैंने देखा कि किरण रूम की विंडो खोलकर खड़ी हुई है और बहुत ध्यान से किसी चीज़ की तरफ देख रही है। मैंने किरण को आवाज़ दी, किरण क्या देख रही हो? लेकिन किरण ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आगे होकर विंडो से बाहर देखा तो मैं एकदम चौंक गया जब मैंने देखा कि उस घर के बिल्कुल साथ एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है जो काफ़ी पुराना भी लग रहा था। मैंने किरण की तरफ देखा तो वो बिल्कुल गुमसुम खड़ी थी। मैंने किरण की बाजू पकड़ के उसे ज़ोर से हिलाया और पूछा, किरण तुम्हें क्या हुआ? तो किरण को एकदम होश आया और उसने मुझे बताया कि मैं बेड पर लेटी हुई थी कि अचानक से मुझे किसी लड़के की बहुत ज़ोर से रोने की आवाज़ आई। और जब मैंने उठकर ये विंडो खोली तो मैंने देखा कि सामने एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान है और वहाँ पर एक कब्र के पास एक लड़का खड़ा होकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है। तो मैं उस लड़के को बहुत गौर से देखने लगी, लेकिन मेरे देखते ही देखते वो लड़का अचानक से वहाँ से गायब हो गया। मैंने किरण से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इस कब्रिस्तान को देखकर डर गई हो और ये तुम्हारा वहम है। अब चलो और कुछ आराम कर लेते हैं। उतनी देर में वो अंकल हमारे लिए खाना लेकर रूम में आए, तो मैंने उन अंकल से उस कब्रिस्तान के बारे में पूछा। तो अंकल ने मुझे बताया, बेटा तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कब्रिस्तान बहुत पुराना है और हम जब से यहाँ पर रह रहे हैं उससे पहले से ये कब्रिस्तान यहाँ पर है, लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। तुम लोग रात को सोते हुए बस विंडो बंद कर देना। और अंकल हमें खाना देकर चले गए। खाना खाने के बाद हम लोगों ने बैठकर प्लानिंग की कि सुबह हमें कहाँ कहाँ सैर के लिए जाना है। और फिर हम लोगों को नींद आ गई। किरण क्योंकि बहुत ज़्यादा डर रही थी तो उसने मुझे कहा कि तुम विंडो वाली साइड पर सो जाओ और मैं दूसरी साइड पर सोऊंगी। तो मैं विंडो वाली साइड पर सो गया। अब रात के तकरीबन 3 बजने वाले थे कि मेरी आंख खुली और मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो मैं पानी पीने के लिए उठा। जैसे ही मैं उठा तो मैंने देखा कि किरण विंडो खोल के उसके सामने खड़ी है। मैंने किरण को आवाज़ दी, किरण तुम इस टाइम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? सो जाओ, हमें सुबह जल्दी उठकर जाना भी है। लेकिन किरण ने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं किरण के पास गया और उसकी बाजू से पकड़ के उसका मुंह अपनी तरफ मोड़ा, तो मैं देखकर हैरान रह गया कि किरण की आंखें बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी और उसका रंग बिल्कुल पीला पड़ चुका था और उसका जिस्म बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ चुका था। मैं देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मुझे लगा शायद किरण की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैं फ़ौरन अंकल के रूम में गया और उनको बताया कि मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए, उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। हम लोग किरण को हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ जाकर डॉक्टर्स ने उसके काफ़ी टेस्ट वगैरह किए, लेकिन सब क्लियर आ रहे थे। किरण बिल्कुल गुमसुम थी, वो बिल्कुल बात नहीं कर रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी और एक तरह। फिर मैंने फ़ैसला किया कि किरण को वापस घर लेकर चलता हूँ और मैं सुबह की ट्रेन से फैसलाबाद वापस आ गया। पूरे रास्ते किरण ने मुझसे कोई बात नहीं की, वो चुपचाप गुमसुम होकर बैठी रही। घर पहुँचते ही मैंने किरण को रूम में जाकर आराम करने के लिए कहा और मैं खुद डॉक्टर को लेने के लिए चला गया।
जब मैं डॉक्टर को लेकर वापस घर आया तो मैंने देखा कि पूरा घर बिखरा पड़ा है। हर चीज़ एक जगह से दूसरी जगह गिरी हुई है और किरण मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैं किरण को ढूंढता हुआ जब किचन में पहुंचा तो वो मंजर देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैंने देखा कि किरण फ्रीज़र में से कच्चा मीट निकाल के खा रही है और बिल्कुल जानवरों की तरह खा रही है। मैं ये मंजर देखकर बहुत ज़्यादा डर गया। जो डॉक्टर मेरे साथ थे उन्होंने फ़ौरन किरण को नींद का इंजेक्शन दिया और किरण थोड़ी देर के लिए सो गई। अब उसके बाद किरण की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। वो बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लगी थी। कभी वो अपने कपड़े उल्टे पहन कर आ जाती थी तो कभी वो किसी अजीब अजीब लैंग्वेजेस में बात करने लगती थी जो मैं समझ नहीं पाता था, और कभी वो अकेली बैठकर अपने आप से ही बातें करती थी। और वो खाना ऐसे खाती थी जैसे कोई जानवर खा रहा हो और एक साथ 10-10 लोगों का खाना खा लेती थी। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे लेकिन किरण की हालत और ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। मैंने बहुत से डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन किरण को किसी भी चीज़ से आराम नहीं आ रहा था। अब मैं बहुत ज़्यादा टूट चुका था और मैं इसी परेशानी में अपने पेरेंट्स के पास गया और उन्हें रो रो कर सारी बात बताई। माँ बाप तो फिर माँ बाप होते हैं, चाहे वो जितने भी नाराज़ हो अपने बच्चों को परेशानी में नहीं देख सकते। मेरे अम्मी अब्बू फ़ौरन मेरे साथ मेरे घर आए। उन्होंने जब किरण की हालत देखी तो उन्होंने मुझे कहा कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी जीना सेब का साया लग रहा है। तुम फ़ौरन जाओ किसी आमिल को लेकर आओ ताकि किरण का इलाज करवाया जाए। मैं अपनी अम्मी अब्बू को किरण के पास छोड़कर अपने एक दोस्त के पास गया और उसे आमिल के बारे में पूछा। उसने मुझे एक आमिल का पता बताया। मैं वहाँ गया और उन आमिल को अपने साथ घर लेकर आ गया। जब उन आमिल ने किरण की हालत देखी तो उन्होंने फ़ौरन बता दिया कि इसके ऊपर एक जिन का साया है। ये बात सुनकर मैं और ज़्यादा शौक हो गया। मैंने उनसे कहा कि आप फ़ौरन किरण का इलाज कीजिए, चाहे जितने भी पैसे लगे मैं दूंगा। उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें मंगवाई। मैं फ़ौरन जाकर वो सारी चीज़ें ले गया और उन्होंने अपना प्रोसेस शुरू किया। अब शुरू में तो किरण बिल्कुल नॉर्मल थी, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी। जब मैंने किरण को रोकने की कोशिश की तो आमिल ने मुझे रोक दिया कि तुम यहाँ से दूर हटो, और मैं रूम से बाहर चला गया। उसके बाद मुझे रूम से किरण की बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें आने लगी और एकदम से किरण किसी आदमी की आवाज़ में बोलने लगी कि ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और वो बार बार ये बात रिपीट कर रही थी, लेकिन आमिल ने अपना अमल जारी रखा और वो जो पढ़ रहे थे वो पढ़ते गए और किरण और ज़्यादा अग्रेसिव होती गई। वो अपने आप को नुकसान पहुंचा रही थी और फिर एकदम से किरण ने बहुत ज़ोर से चीख मारी और वो बेहोश हो गई। जब मैं वापस भागकर रूम में गया तो आमिल ने मुझे कहा कि अब किरण ठीक है, वो जीन इसको छोड़ के जा चुका है, लेकिन अभी भी हम इसे इस तरह से नहीं छोड़ सकते। मैं तुम्हें कुछ तावीज़ देता हूँ जो तुम्हें हर वक्त किरण को पहना कर रखने होंगे, क्योंकि हो सकता है वो जिन दोबारा भी वापस आए और किरण पर हावी होने की कोशिश करे। इन सब चीज़ों के बाद मुझे एक बात तो समझ आ गई थी कि ये जिन यकीनन उस कब्रिस्तान से ही किरण पर हावी हुआ था। अब किरण ठीक हो चुकी थी लेकिन उसे कोई भी चीज़ याद नहीं थी जो कुछ उसके साथ हुआ था। बस उसने मुझे इतना कहा कि उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है। तो मैंने किरण को कुछ मेडिसिन भी दी और साथ ही साथ वो तावीज़ जो आमिल ने मुझे दिए थे वो भी किरण को पहना दिए। वक्त गुजरने के साथ साथ किरण बिल्कुल ठीक हो गई थी और हमारे पेरेंट्स से भी हम दोनों को माफ़ कर दिया था और हमें लेकर अपने साथ अपने घर चले गए। इस बात को 5 साल गुजर चुके हैं, अब किरण बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक बहुत ही मुश्किल वक्त था जो मैंने और किरण ने गुजारा है, और मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ वो कम है कि उसने इतनी मुश्किल से हम दोनों को निकाला। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और